तो हमारा लॉक एंड की मॉडल तक कंप्लीट हो चुका था एंड इंड्यूस फिट मॉडल भी हम पढ़ चुके थे कि दो थियरी। क्या हो गया किनको? तो हम दो थ्योरीज ये पढ़ चुके थे कि कौन सा दो थ्योरी एंजाइम्स का था। फर्स्ट था हमारा लॉक एंड की मॉडल एंड दूसरा था हमारा इंड्यूस फिट मॉडल। लॉक एंड की में देखे थे कि ताला चाबी वाला एक प्रोसेस था। इंड्यूस फिट मॉडल में क्या था कि थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करता ताकि वो इजिली फिट बैठ सके। इतना ही दोनों में है। उसके बाद है एक और क्वेश्चन 10 कि डिस्क्राइब वाटर बैलेंस इन एडल्ट हेल्दी पर्सन। तो वाटर क्या है कि हमारे बॉडी में जनरली स्टोर नहीं रहता, तो जितना वाटर आप इन करते हैं उतना वाटर वो आउट होता है आपके बॉडी से, यूरिन के फॉर्म में, स्वेटिंग के फॉर्म में, चाहे जिस भी फॉर्म से वो बाहर निकलता है। तो जितना आप पानी लेते हैं, इन करते पीते हैं पानी डिफरेंट मीडिया से, जरूरी नहीं कि पानी पीते, खाने के द्वारा भी पानी का कुछ मटेरियल जाता है, या सेमी सॉलिड कुछ चीजें ले रहे हैं उसमें भी जा रहा है, चाय ले रहे हैं उसमें भी जा रहा है। तो वाटर इनपुट, वाटर बैलेंस क्वेश्चन आता है कभी कभी। तो वाटर बैलेंस कैसे होता है इन कोई भी एडल्ट में? तो आप जितना पानी ले रहे हैं उतना पानी आपके बॉडी से बाहर निकल रहा है। बैलेंस करना है मतलब दोनों को बराबर करके दिखाना है। तो नॉर्मली इन जनरल की बात कर रहे हैं, एक एक पर्टिकुलर आदमी को लेके नहीं, मीन की बात कर रहे हैं। तो क्या है कि जितना ओरल ड्रिंक हम लेते हैं 1200 ml, सॉलिड फूड के थ्रू हम वाटर लेते हैं 1000 ml, फूड स्टफ का जो ऑक्सीडेशन होता है रेस्पिरेशन के बाद वो 300 ml, इतना वाटर हमारे बॉडी में इन होता है इन जनरल 2.5 लीटर। आउटपुट कैसे होता है यूरिनेशन के दौरान 1400 ml, स्वेटिंग में 600, एक्सपिरेशन में 300, डिफेकेशन में 200। ये आपको याद करना पड़ेगा कितना कितना है। जब दोनों को जोड़ेंगे अमाउंट तो ये भी 2500 ml है और ये भी 2500 ml है। मतलब वाटर बैलेंस जितना इन हो रहा है उतना बाहर बॉडी से निकल रहा है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक में? ये आपको याद करना पड़ेगा कि फूड स्टफ से कितना ले रहे हैं, यूरिनेशन में कितना जा रहा है, स्वेटिंग में कितना जा रहा है, एक्सपिरेशन में कितना जा रहा है। ठीक है, ये कभी कभी क्वेश्चन आता है। वाटर में दो ही स्वेटिंग सब तो होगा क्या? स्वेटिंग सब तो होगा, स्वेटिंग सबको होगा ये क्वेश्चन। हाँ तो पसीना तो होता है ना, सब तो लिख लेगा। हाँ पसीना नहीं आता है। अगर जिनको पसीना नहीं आ रहा है तो उनका वो वाटर कहीं और बैलेंस हो रहा है। ये हम मीन की बात करें, जरूरी नहीं कि हमेशा एक आदमी को मान लीजिए पसीना नहीं आता है, ठीक है, कोर्स ओपन नहीं होंगे या कोई भी प्रॉब्लम से अगर उसको पसीना नहीं आ रहा है तो उसका यूरिनेशन ज्यादा हो जाएगा, लेकिन वाटर का जितना उसका इनपुट है उतना उसका आउटपुट होगा। या हो सकता है, कौन है सारे लोग म्यूट कीजिए, जब क्वेश्चन पूछना हो तभी आप लोग। तो हो सकता है वो दूसरे मीन्स के द्वारा बॉडी से बाहर जा रहा हो। और वाटर का जब भी ऐसा होगा कि डिहाइड्रेशन में बॉडी पहुंच जाता है तो हमारे बॉडी में वो मैकेनिज्म होने लग जाता है जिससे कि हम पानी पीने के लिए प्रेरित होते हैं। मान लीजिए पानी का कमी हो गया हमारे बॉडी में, अभी हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि क्या क्या मैकेनिज्म है, तो वो भी पढ़ेंगे। एक मिनट रुकिएगा। तो यहाँ पे क्या है कि वाटर इनपुट वाटर आउटपुट देख लिए कि कोई भी मीन से जितना आप पानी पी रहे हैं इन एवरेज बता रहे, जितना आप पानी पी रहे उतना वो आपके बॉडी से बाहर जाएगा। ठीक है, उसके बाद थर्स्ट मैकेनिज्म है। तो थर्स्ट मैकेनिज्म में क्या है कि मान लीजिए पूरा पानी आपके बॉडी से निकल गया, डिहाइड्रेशन में आपका बॉडी चला गया, तो अब उस केस में क्या होगा कि पानी आपको कैसे पता चलेगा कि पानी पीना है? प्यास लगती है ना आपको, कैसे क्यों लगती है? तो उसका दो मैकेनिज्म है हमारे बॉडी में कि हमारे बॉडी में वाटर बैलेंस कैसे होता है, उसका दो मैकेनिज्म है। फर्स्ट है थर्ड मैकेनिज्म, प्यास लगती है आपको। क्यों प्यास लगती है आपको? तो जैसे ही आपके बॉडी में वाटर कंटेंट कम होने लग जाता है, आपका क्या हो गया कि बॉडी डिहाइड्रेशन में चला गया।
तो उस वक्त क्या है कि आपके माउथ में, आपके टंग में जो भी सेंसरी नर्व्स है वो वहां पे क्या है कि सेंसेशन होने लग जाता है थर्स्ट का, फिर उसको प्यास का महसूस होने लग जाता है, क्योंकि सेंसरी नर्व का यही काम है कि वो स्टिमुलेट करता है, कोई भी सेंसेस को स्टिमुलेट करता है। तो अब जो टंग में है और माउथ में है वो क्या, मेरा आवाज आ रहा है ना, तो वो क्या कर रहा है कि खाना बोलो कोई। यस मैम। ओके, तो यस मैम। तो वो क्या कर दे रहा है कि जो हमारा सेंसेस है वो सेंसेस दे रहा है कि हाँ बॉडी में डिहाइड्रेशन है, पानी की कमी है। तो उस केस में क्या है कि पानी प्यास लगता है, हमारे ब्रेन तक ये बात पहुंचती है और हमको प्यास लगता है। तो प्यास लगता है तो पानी पीते हैं, नॉर्मली ये सबसे सिंपल फॉर्मूला है, उससे हमारा जो बॉडी का कंटेंट है वो बैलेंस हो जाता है। ठीक है, दूसरा ये सबसे इजी है। दूसरा क्या है, यूरिन आउटपुट या एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन का एक मैकेनिज्म है। उसमें क्या होता है कि हमारा जैसे पानी का कमी होने लग गया तो बॉडी क्या करता है कि जितने भी सेल वेल है, ब्लड है, जहां पे भी इस टाइप का उसको पानी का स्रोत मिलेगा वहां से वो पानी लेना स्टार्ट कर देगा। उस केस में क्या हुआ कि सेल भी श्रिंक हुआ, सेल की अभी बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो ब्लड कंसंट्रेट हो जाता है। ब्लड में क्या है कि प्लाज्मा में आपने पढ़ा है कि वाटर का बहुत ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, तो वहां से वो वाटर लिया, तो अब वहां पे जो भी ब्लड का जो भी चीज बचा वो क्या हो गया, कंसंट्रेटेड हो गया, कंसंट्रेटेड हो गया, वहां पानी की मात्रा कम हो गई। इससे क्या हुआ कि जो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर है, ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डिक्रीज हो गया, कम हो गया। अब जैसे ये डिक्रीज हो गया तो ब्लड को कहाँ जाके फिल्ट्रेट होना है, कहाँ जाके फिल्ट्रेट होना है, किडनी। किडनी में, ऑब्वियस किडनी में, वहां से यूरिन फॉर्मेशन होता है। तो ब्लड जो जाके फिल्ट्रेशन में गया तो वहां पे ऑस्मो रिसेप्टर है, तो ऑस्मो रिसेप्टर है, रिसेप्टर को पता चल गया कि अच्छा ब्लड कंसंट्रेटेड है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज कर गया है। तो ये बात कहाँ इंफॉर्मेशन दिया, वो हेड डिपार्टमेंट में, यानी हमारे ब्रेन को, हमारे हाइपोथैलेमस को सेंसरी नर्व्स के द्वारा ये सेंसेस दिया कि हमारा जो ब्लड है वो काफी कंसंट्रेटेड हो गया है। अब क्या है कि जो ब्रेन है, ब्रेन किसी को ऑर्डर देगा कि हाँ ये काम को ठीक किया जाए, तो हमारा जो ब्रेन है वो क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर लोब में को स्टिमुलेट करता है, और वहां जब स्टिमुलेट किया तो वहां से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब ये हार्मोन क्या करता है कि वाटर को यूरिनरी फिल्ट्रेट से वापस लेना स्टार्ट करता है। जो ब्लड क्या बोलते हैं फिल्ट्रेट हुआ, वहां से यूरिन जनरेट हुआ, तो वो यूरिन क्या हो गया कि बाहर निकल जाएगा बॉडी से। तो अब क्या करता है कि वहां पे हमारा जो पीसीटी है, डीसीटी है, किडनी का पार्ट्स आपने पढ़ा होगा, तो वो क्या करता है कि वहां से वो वापस खींचना स्टार्ट कर देता है वाटर, तब तक वाटर वापस ले लेता है जब तक कि ब्लड हमारा नॉर्मल ना हो जाए या आपको थर्स्ट ना लग जाए तब तक। उसके बाद क्या हुआ कि हमारा ब्लड मेंटेन हो गया, वाटर लेवल ठीक हो गया। उसके बाद क्या होता है कि एक नेगेटिव फीडबैक होता है, जिससे क्या होता है कि एडीएच हार्मोन को रोका जाता है। हमेशा हर एक पॉजिटिव फीडबैक के बाद हमारे बॉडी में नेगेटिव फीडबैक होता है, उससे क्या होता है कि जो भी चीज काम कर रहा है उसके जस्ट नेगेटिव में वो चीज काम करता है और वो एक्टिविटी फिर बंद हो जाती है। नहीं तो मान लीजिए एडीएच काम कर रहा है, सारा ब्लड में पानी ही भर देगा, सिर्फ और सिर्फ वाटर भरते जाएगा, तो एक खास पीएच के बाद जैसे उसका नॉर्मल हो गया, ब्लड का पीएच नॉर्मल हो गया, ये कंसंट्रेशन से नॉर्मल ब्लड में आ गया, उसके बाद क्या हुआ कि नेगेटिव फीडबैक स्टार्ट हुआ और ये जो एडीएच हार्मोन है उसको रोक दिया जाता है। इस तरह से हमारा बॉडी में जो भी वाटर कंटेंट है वो नॉर्मल हो जाता है। कोई कंफ्यूजन है? कुछ नहीं हुआ, पहला वाला में तो कुछ भी नहीं हुआ, सभी को पता चल गया। जैसे डिहाइड्रेशन हुआ, टंग और माउथ में जो भी सेंसरी नर्व्स है वो क्या किया कि सेंसेशन दिया हमारे ब्रेन को कि अरे यहाँ पे हमको प्यास लग रही है, पानी की कमी है, तो हमको प्यास लग गया और हम पानी पी लिया। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है, यूरिन आउटपुट मैकेनिज्म या एडीएच मैकेनिज्म, एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन मैकेनिज्म। इसमें क्या हुआ कि पानी का कमी हुआ, तो पानी का कमी को पूरा करने के लिए क्या हुआ कि ब्लड से पानी ले लिया, तो ब्लड कंसंट्रेटेड हो गया, वहां पानी की कमी हो गई। तो अब वहां पे क्या है कि पानी की कमी होने के कारण ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज कर गया ब्लड का, और क्या हो गया कि जैसे वो ब्लड फिल्ट्रेशन के लिए गया होगा किडनी में,
तो वहां पे क्या हुआ कि किडनी में जो ऑस्मोरिसेप्टर प्रेजेंट है वो स्टिमुलेट हो गया, वो जागृत हो गया, उसको पता चल गया कि हाँ ब्लड कंसंट्रेटेड है। तो वो ये बात कहाँ पहुंचाया, हेडक्वार्टर यानी हमारे हाइपोथैलेमस तक ये बात पहुंचाया। अब पहुंचाने के लिए कोई डॉक्टर होना चाहिए, पोस्टमैन होना चाहिए, तो वहां पे हमारा सेंसरी नर्व्स रहता है, नर्व्स का यही काम है इन्फॉर्मेशन पास करना। तो जो सेंसरी नर्व है वो हमारे माथे में ये बात दिया, हमको ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाया कि ब्लड बहुत कंसंट्रेटेड है। तो वो कंसंट्रेशन को कम करने के लिए क्या हुआ कि ये जो ब्रेन है वो क्या किया, हमारे पोस्टीरियर ग्लैंड्स को स्टिमुलेट किया और वहां पे एक हार्मोन्स का सिक्रेशन किया, जो हार्मोन बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या किया कि हमारा जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो, जो भी यूरिन के थ्रू वाटर निकल रहा था उसको फिर से एब्जॉर्ब कर लिया, उसको बाहर नहीं निकलने देगा, बॉडी से बाहर निकलने से पहले ही उसको, जैसे कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू हमारा यूरिन पास हो जाता है, खत्म हो गया, तो उससे पहले ही वो जितना भी वाटर कंटेंट था वो सबको एब्जॉर्ब कर लिया। अब एब्जॉर्ब करके क्या किया, हमारे ब्लड में वहां पे बहुत सारे कैपिलरीज रहते हैं, तो हमारे ब्लड में वो वापस से डाल दिया, हमारा ब्लड नॉर्मल हो गया और हमारे बॉडी में वाटर कंटेंट बैलेंस हो गया। एक जैसा जैसे ही बैलेंस हो गया टोटल कंटेंट, उसके बाद हमारा बॉडी में क्या हुआ कि एक नेगेटिव फीडबैक गया और एडीएच हार्मोन्स को रोक दिया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन अभी? No, ma'am. नो मैम। ओके, यहाँ तक कंफ्यूजन नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मिनरल्स। वाटर एंड मिनरल्स से भी एक क्वेश्चन आएगा, तो आई थिंक यही क्वेश्चन आएगा वाटर में, और कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, या तो रोल ऑफ वाटर पूछ देगा या वाटर का मैकेनिज्म क्या है ये पूछ देगा आपसे। उसके बाद है मिनरल्स। मिनरल्स क्या है और इसका क्लासिफिकेशन क्या है। मिनरल्स में कोई एक खास मिनरल्स आपको दे देगा, उसका डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स, उसका फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ये लिखने के लिए दे देगा आपको। तो मिनरल्स क्या है कि मिनरल्स कोई भी एलिमेंट है जो हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में मदद करता है। और ये क्या है कि हमारे बहुत सारे बॉडी, कुछ क्वेश्चन है हिम सिखा। तो मिनरल्स क्या है कि कोई भी एक तरह का एलिमेंट है, एज जैसा कि विटामिन हमको काफी कम मात्रा में जरूरत पड़ता है, तो मिनरल्स में हमको काफी कम मात्रा में जरूरत पड़ता है। इवन विटामिन से भी बहुत कम मात्रा में हमको जरूरत पड़ता है, लेकिन ये इसका बहुत सारा रूल्स है। हमारे बॉडी में जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, कैल्सिफिकेशन हो रहे हैं, तो जितने भी मिनरल्स का काम है हमारे बॉडी में, तो उसमें सभी में मिनरल्स का कोई ना कोई पार्ट है। अब क्लासिफिकेशंस है, तो क्लासिफिकेशंस क्या है, मैक्रो और माइक्रो, बस एक वर्ड का अंतर है, MACRO और MICRO। ठीक है, तो मैक्रो मतलब लार्ज क्वांटिटी वाला और माइक्रो मतलब माइन्यूट, काफी कम क्वांटिटी वाला, लेस क्वांटिटी वाला। तो जो चीज, हालांकि दोनों हमको मिनरल्स काफी कम अमाउंट में चाहिए, कम में भी जो थोड़ा ज्यादा चाहिए वो है हमारा मैक्रो, और कम में बहुत ज्यादा कम जो चाहिए वो है हमारा माइक्रो। तो मैक्रो जो है वो हमको 100 mg पर डे से ज्यादा चाहिए, और माइक्रो हमको 100 mg पर डे से कम चाहिए। mg है तो काफी कम अमाउंट है, मिलीग्राम में है। तो ये इसका क्लासिफिकेशन है, मैक्रो और माइक्रो। यहाँ तक में कोई क्वेश्चन है किन्हीं को? नो मैम। No, नो ma'am. मैम। ओके, अब हम फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में आते हैं। हालांकि बहुत सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, विटामिन से आ सकते हैं क्वेश्चन, मिनरल से आ सकते हैं, तो आपको ऐसे हर पढ़ना चाहिए, सभी का उतना ही इक्वल चांसेस है आने का। बट मेरे ख्याल से 2-3 हम यहाँ पे दिए हुए हैं कि ये सब का आने का ज्यादा चांस है। तो जरूरी नहीं है कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन हम 3 दिए, हो सकता है और दूसरा भी आ जाए, मैग्नीशियम आ जाए, बट विटामिन A, C के दिए हम, हो सकता है विटामिन B भी आ जाए। तो पढ़ के आप सभी जाइए। मेरे ख्याल से उस समय मेरे दिमाग में क्या है पता नहीं, इसलिए हम एक 6 दिए, तो इसको पढ़ के जाइए आप। ठीक है, मेनली जो एग्जाम में आता है वो कैल्शियम तो आना ही है। कैल्शियम अभी तक में के एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड हुआ है, और कैल्शियम इजी भी है, सभी को पता भी है कैल्शियम क्या क्या काम करता है। तो कैल्शियम मोस्टली कहाँ काम करता है, हमारे कैल्शियम एंड फास्फोरस दोनों का काम लगभग सेम है, वर्किंग दोनों का लगभग सेम है, थोड़ा अलग है। तो पहला क्या करता है कि हमारा जो बोन्स है या टूथ है
वो हार्डनिंग देता है, उसको कैल्सिफिकेशन करता है। ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ब्लड का जो फैक्टर है क्लॉटिंग फैक्टर, उसमें एक फैक्टर हमारा कैल्शियम भी है। पढ़े होंगे कैस्केड प्रोसेस जब पढ़े होंगे तो उसमें कितना 12-13 फैक्टर्स है हैप में, तो उसमें एक फैक्टर हमारा कैल्शियम भी है। तो ब्लड क्लॉटिंग में ये काम करता है। विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में ये काम करता है। मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में काम करता है। तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा। अब इसकी कमी से क्या क्या डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, तो डिसऑर्डर्स में फर्स्ट क्या है, रिकेट्स। तो रिकेट्स जो एक बीमारी है वो सिर्फ कैल्शियम से, ऐसा बहुत सारा बीमारी अभी आपको आएगा जो आप कैल्शियम में भी पढ़ लेंगे, फास्फोरस में भी पढ़ लेंगे, विटामिन में भी सेम डिजीज पढ़ेंगे। तो कोई भी जो डिजीज है, आप जब डिजीज चैप्टर पढ़े होंगे तो क्या है, मल्टीपल काउज है, थ्योरी ऑफ मल्टीपल काउजेस पढ़े होंगे, है ना। पहले जम थ्योरी आया था, उससे पहले क्या था, सुपर नेचुरल थ्योरी, उसके बाद थ्योरी ऑफ मल्टीपल काउजेस था। एक बीमारी के 5-6 काउज हो सकते हैं, मल्टीपल काउजेज हो सकते हैं। तो इसीलिए कभी भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि कैल्शियम, हम तो रिकेट्स विटामिन डी में पढ़े थे, फिर कैल्शियम में कैसे आ गया, या फास्फोरस में कैसे आ गया, या कोई और वजह से कैसे आ गया, ठीक है। तो एक बीमारी के 5-6 काउजेज हो सकते हैं, सभी इंटरलिंक्ड है। डायबिटीज के बहुत सारे काउजेज हो सकते हैं, तो वैसे इस चीज में कंफ्यूज नहीं करना है। तो अब इसके कैल्शियम से जो बीमारी हो रही है, तो हम यहाँ पे क्या पढ़े कि टूथ फॉर्मेशंस में और बोन्स के मेंटेनेंस के लिए हमको कैल्शियम का बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब इसका जैसे कमी हो जाएगा, आप अपना खुद कॉमन सेंस से सोचेंगे तो हमारा क्या चीज में सबसे ज्यादा असर करेगा, टूथ में असर करेगा, बोन्स में असर करेगा। मतलब जितना आप फैन फंक्शन देख रहे हैं ना, सब मैल फंक्शन हो जाएगा। जितना इसका नॉर्मल फंक्शन है सब एबनॉर्मल हो जाएगा। जैसे बोन्स है, मेंटेनेंस करा बोन्स, कैल्शियम का कमी हो जाएगा, बोन क्या हो गया, ब्रिटल हो गया, वीक हो गया, टूटने लग गया तुरंत में। ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रहा है, ये नहीं है ब्लड क्लॉट ही नहीं कर रहा है। एक बार हाथ कटा तो वो 2 घंटे तक बहते रहा, एक्सट्रीम ब्लीडिंग के कारण आदमी मर गया। कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा कट में ही एक्सट्रीम ब्लीडिंग के कारण आदमी मर गया। या विटामिन B12 को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, कैल्शियम नहीं है तो विटामिन B12 आप ले भी रहे हैं, तो अब विटामिन B12 का डेफिशिएंसी आपके बॉडी में हो गया, क्योंकि विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए कैल्शियम का रहना बॉडी में जरूरी है। कैल्शियम नहीं है, B12 कितना भी पी लीजिए एब्जॉर्ब नहीं होगा बॉडी में। कैल्शियम से बीमारी हुआ ही हुआ, विटामिन B12 से भी आपको बीमारी हो गया। मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस में हेल्प कर रहा है। अब मसल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर रहा है, आपको जब मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराना है वो मसल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर रहा है, आपका स्टिल पड़ा हुआ है मसल्स, हाथ वाथ काम नहीं कर रहा है। तो जितने भी फंक्शंस है, आप बीमारी का नाम नहीं भी याद है, अगर आपको फंक्शंस याद है तो सीधा इसको उल्टा लिख दीजिए डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स में, तो कोई गलत नहीं करेगा आपका आंसर, वहां पे भी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो अब डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स में जाते हैं। तो फर्स्ट डेफिशिएंसी है हमारा रिकेट्स। रिकेट्स में क्या होता है कि जनरली विटामिन डी की कमी से होती है। बच्चों लोग में जनरली होता है कि आप देखे होंगे क्या होता है कि बोन्स सॉफ्ट होने लग जाता है, बोर्ड पैर देखे होंगे, पैर नॉर्मल रहता है, और कुछ बच्चों का देखे होंगे मैलन्यूट्राइज जनरली जो बच्चे रहते हैं, रिकेट्स के कारण क्या होता है कि तो अब वहां पे क्या है कि रिकेट्स में क्या हो रहा है कि बोन्स सॉफ्ट हो रहा है और वीक हो रहा है, ठीक है। मेनली आपने बच्चों को देखा होगा, बहुत सारे बच्चों को क्या होता है कि विटामिन डी का कमी हो गया या कैल्शियम का कमी हो गया, तो उस वजह से क्या होता है कि उनका जो बोन है वो सॉफ्ट हो जाता है, वीक हो जाता है, और जो नॉर्मल स्टिफ लेग होता है, एकदम लेग को स्टिफ होना चाहिए, वो बोर्ड टाइप का हो जाता है। मतलब इस टाइप के पैर वाले बच्चों को आप देखे होंगे, चलने में भी उनको काफी तकलीफ होती है। उसके बाद दूसरा कंडीशन है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि हमारा बोन काफी ब्रिटल हो जाता है, वीक हो जाता है। कंडीशन जनरली ओल्ड एज के बाद होता है। उसमें क्या हुआ कि कैल्सिफिकेशन बोन्स का कमी हो जाता है, बोन्स में कैल्सिफिकेशन का कमी हो जाता है। तो अब वहां पे क्या हुआ कि कैल्शियम नहीं रहा बोन्स में, तो हमारा बोन्स क्या हुआ, वीक हो जाता है, काफी वीक, और थोड़ा भी ठोकर लगेगा तो अब देखे होंगे कि जो ओल्ड मैन लोग रहते हैं, जो ओल्ड एज में रहते हैं, तो वो थोड़ा
गिर गए, हाथ पैर टूट गया, क्यों? क्योंकि उनमें कैल्शियम का कमी है, इसीलिए कैल्शियम पीते रहेंगे तो बुढ़ापे में भी ये हड्डी वाला चीज नहीं होगा, कोई भी तकलीफ नहीं होगा। उसके बाद एक टर्मिनोलॉजी है हाइपोकैल्सीमिया। हाइपो वर्ड जहां भी जुड़ गया इसका मतलब है कि कमी, उस चीज का कमी। हाइपर जुड़ गया मतलब उस चीज में ज्यादा। तो हमारे हर एक चीज के लिए हमारे बॉडी में एक रेंज तय किया गया है, लो हाई रेंज, मतलब उस बीच में होना चाहिए। मान लीजिए 15 से 17 के बीच में होना चाहिए, तो अब 15 से कम चले गए तो हाइपो में चले गए, 17 से ज्यादा चले गए तो हाइपर में चले गए। उस रेंज के ऊपर और नीचे आप जैसे ही गए तो आप डिसऑर्डर्स में चले गए, फिर आपका बॉडी एबनॉर्मली, कोई भी चीज के लिए एबनॉर्मली फंक्शंस करने लग गया। तो यहाँ पे भी क्या है कि हाइपोकैल्शियम में क्या है कि हमारे बॉडी में कैल्शियम की मात्राएं एवरेज अमाउंट जितना होना चाहिए, मान लीजिए कि हमारा 2.1 होना चाहिए, 2.1 से समथिंग कुछ 3 या 4 तक होना चाहिए मिलीमोल पर लीटर ऑफ ब्लड में हमारा इतना कैल्शियम होना चाहिए। तो उससे कम हो गया, लोअर लिमिट से जैसे कम हो गया तो हम हाइपो की कंडीशंस में आ गए, हमारे बॉडी में हाइपोकैल्सीमिया हो गया। जैसे ही हाइपोकैल्सीमिया हुआ मतलब कैल्शियम की कमी हो गई, तो आपके बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट डिसऑर्डर्स होने लग जाएंगे, बोन रिलेटेड डिसऑर्डर्स होने लग जाएंगे, टिटैनी होने लग जाएगा, हाथ पैर में क्या झुनझुनी टाइप का होने लग जाएगा, इंस्टेंट में उठे पैर काम करना बंद कर दिया, इस टाइप का चीज होने लग जाएगा आपके हाथ में। तो ये था हमारा कैल्शियम का। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक में? अब मैम नो मैम। मैम एक है हाइपोकैल्सेमिया, एक है हाइपोकैलेमिया, दोनों में मैम क्या डिफरेंस? कैलेमिया के वाला क्या, हाइपोकैलेमिया का स्पेलिंग क्या है? कैलेमिया मतलब के वाला, केलियम वाला। यस मैम। केलियम क्या चीज का होता है? कैल्शियम पोटेशियम, क्या चीज का होता है? पोटेशियम के लिए होता है कैलियम। तो वो पोटेशियम की कमी के कारण होता है, ठीक है। वो वर्ड साइंटिफिक वर्ड रहता है ना, पढ़े होंगे ना, कैलियम वर्ड किसके लिए रहता है, किसके लिए होता है बताओ रवि, तुम्हें क्वेश्चन किए ना। विटामिन के वाला। हाँ, विटामिन के कारण। नहीं नहीं, पोटेशियम के चलते। पोटेशियम। विटामिन के कारण क्या हाइपोकैलेमिया हो जाएगा। विटामिन के कारण ब्लड कोagulations में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। उसके बाद हम फास्फोरस में आते हैं। तो फास्फोरस और कैल्शियम लगभग रिलेटेड है, थोड़ा बहुत को छोड़ के, ठीक है। तो फर्स्ट जो पॉइंट है, ये क्या हो गया, हम निकल गए क्या ग्रुप से? नो मैम। नो मैम। ओके ओके। तो फास्फोरस में क्या है कि फास्फोरस हमारा नॉर्मल फंक्शनल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस उसका क्या है कि फर्स्ट एज लाइक कैल्शियम कि वो बोन्स एंड टीथ के मैन्युफैक्चरिंग में काम करता है, उसके फॉर्मेशंस, उसके डेवलपमेंट में काम करता है। दूसरा क्या है कि जो भी फॉस्फो वाला वर्ड जुड़ता है, आपने बहुत सारा चीज पढ़ा होगा, फॉस्फोलिपिड, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड पढ़े होंगे तो वहां पे डीएनए वाला जो भी पढ़े होंगे तो शुगर रहता है, उसके बाद फॉस्फोरस रहता है। तो और जितने भी कोएंजाइम है, एनएडीपी, एडीपी, एएमपी, एटीपी, सब में पी लगा हुआ है। ये पी क्या है? फॉस्फेट। फॉस्फेट कहाँ से आया? इसी फॉस्फोरस से फॉस्फेट ग्रुप का जनरेशन होता है। उसके बाद जितने भी आपने मैम हाँ बोलिए, आप फुल फॉर्म मत पूछने लग मैम ये जाना। पूछ रहे थे कि हाँ बोलो। नहीं नहीं मैम, ये पूछ रहे थे जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं मैम 14-15 महीना का, तो वो एक्चुअली कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मतलब चल नहीं पाते, विटामिन D3 का कमी हो जाता है और साथ में हीमोग्लोबिन का भी कमी हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है मैम दोनों साथ में एक साथ? बच्चे लोग को, जो बहुत छोटे बच्चे हैं, ठीक है, उनको क्या चीज का कमी बताया? जो भी चीज विटामिन का कमी D3 हो रहा और है, जिनको भी डी का कमी है, क्योंकि आजकल के लोग जो है ना बच्चों को धूप में एक्सपोज नहीं करते, ठीक है। पहले के जमाने जी में बच्चों को क्या करते, तेल लगा के धूप में छोड़ दिया जाता था, सभी बच्चे काफी जी मजबूत रहते थे। लेकिन अभी बच्चों को क्या करते हैं, सनस्क्रीन लगा के घर में पैक कर देते हैं कि यूवी रेज है। हाँ यूवी रेज है, काफी हानिकारक रेज है, बट क्या करते हैं कि बच्चों को बिल्कुल भी धूप में नहीं आने देते। लेकिन हमको थोड़ा मात्रा तो धूप चाहिए। आदमी के घर में सभी में एसी है, एसी के घर है, और क्या करते हैं, सारे दरवाजा खिड़की बंद रखते हैं एसी के कारण, सभी लोग रखते हैं।
अब क्या है कि उस बच्चे तक, कोई भी बच्चा न्यूबॉर्न बेबी है, धूप का कोई संसर्ग ही नहीं आया, सनलाइट का कोई संसर्ग ही नहीं आया, तो विटामिन डी तो वैसे कितना भी आप खिला देंगे, विटामिन डी तो वैसे ही कमी हो गया आपके बॉडी में, विटामिन डी का वैसे ही कमी हो गया। तो रिलेटेड उससे विटामिन वो एक आपको क्या हुआ कि आप खाते पीते होके फिर भी मैलन्यूट्राइज्ड हो गए, जो बच्चे हैं वो मैलन्यूट्राइज्ड होंगे, पहला। दूसरा क्या है, सबसे बड़ा अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसमें क्या है कि मदर जो है ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करती हैं, वो क्या करती हैं कि बाहर का दूध पिलाती हैं जो भी, तो वहां पे क्या है कि जितने भी मदर मिल्क में विटामिन है, प्रोटीन्स है, वो उनको नहीं जा रहा है। तो उस कारण क्या है कि फिर बच्चों को आप वो पैक्ड फूड खिलाते हैं, जितने भी सेरेलैक हैं और पता नहीं क्या क्या बहुत सारे पैक्ड फूड खिलाते हैं, तो वो जितना खिला रहे हैं वहां से न्यूट्रिशन लेने की कोशिश करते हैं, बट वो जो भी चीज दे रहे हैं ना, वो आपका मदर मिल्क को कभी भी उसका 50% भी पूरा नहीं कर पाता है। हाँ, वो लिखते हैं कि हाँ पूरा कर देंगे मदर मिल्क, ऐसे कोई भी ऐसा एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकता है। ये हमारे जुडिस में आपने पढ़ा होगा, अभी सेकेंड ईयर वाले जो पढ़े होंगे उनको ये पढ़ाई थी ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट के तहत, कि कोई भी इस टाइप का एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकता कि हाँ ये चीज कोई भी खाने की पूर्ति कर रहा है, विटामिन ये सब चीज का। तो वहां पे हमारा वो चीज नहीं था। हमारे यहाँ पे क्या है कि पहला सनलाइट नहीं बच्चों को मिल रहा है, डी का वैसे ही कमी हो रहा है। दूसरा क्या है कि ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो रहा है बच्चों को, वो बाहरी खाना खिला रहे हैं, विटामिन पिला रहे हैं, हर कुछ कर रहे हैं, बस ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो रहा। तो वहां से क्या है कि बच्चों को बहुत चीजों की कमी हो जाती है, बहुत सारी वाइटल न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, बच्चे एलर्जिक हो जाते हैं। बहुत दिन तक बच्चों को बाहर के दूध पिलाएंगे ना, बच्चे को एलर्जी होने लग जाता है, डायरिया होने लग जाता यस है, मैम। तो बच्चे एलर्जिक हो जा रहे हैं। आप कितना बहुत रिच फैमिली से है, सब कुछ खिला रहे हैं बच्चों को, लेकिन बच्चे फिर भी बीमार हो रहे हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है। उसके बाद क्या है, ये केस में मेरे घर में खुद है, होमोग्लोबिन का भी कमी है, कैल्शियम की कमी है, 15 महीना हो चुका, बच्चा जो है ना अभी भी रन नहीं कर पा रहा। बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराइए ना, बेस्ट है। मदर के लिए भी ये अच्छी बात है, ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए भी अच्छी बात है, बच्चे के लिए तो खैर वरदान है ही, मदर के लिए भी अच्छी बात मैम। है। तो मैम इसमें कैल्शियम को डेवलपमेंट करने के लिए क्या और प्रोसेस है मैम? सेकंड, कैल्शियम को अगर हम डेवलपमेंट करते हैं तो कैल्शियम तो देखिए बॉडी में दूध, बच्चे सबसे ज्यादा कैल्शियम दूध से ही आता है, सबसे ज्यादा कैल्शियम दूध जी। से ही आता है। अगर आप बाहर से कोई भी चीज ले रहे हैं ना, तो अभी काफी छोटा बच्चा है तो उसका क्या है कि उसके किडनी पे असर पड़ेगा, क्योंकि बाहर से जो भी सप्लीमेंट पिलाएंगे तो उसमें कुछ रहे ना रहे, उसमें क्या रहता है कि प्रिजर्वेटिव्स तो मिलाया ही होगा, बाहर का कोई भी फूड बिल्कुल। प्रोडक्ट लेंगे प्रिजर्वेटिव्स मिलाया होगा। अब वो प्रिजर्वेटिव्स क्या है, हानिकारक, कुछ ना कुछ तो हानिकारक करेगा ही आपके बच्चे में। ऊपर से क्या है कि बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो रहा है, तो उस केस में क्या है कि बच्चे की इम्यूनिटी वैसे ही कमजोर है, थोड़ा थोड़ा चीज के लिए एलर्जी होने लग जाएगा, और यही बच्चे जब बड़े होते हैं तो काफी प्रॉब्लम होने लग जाता है उसको, इन्वायरमेंट से प्रॉब्लम, एलर्जी का प्रॉब्लम, बहुत सारे वाइटल प्रॉब्लम होने लग जाते हैं। ठीक है, यस मैम, ओके मैम, ठीक, थैंक यू मैम। तो अब हमारा नेक्स्ट है फॉस्फोरस। आई थिंक टाइम भी होने लगा है अभी, ठीक है, तो हम यहीं पे खत्म करते हैं, क्लास लेट से हुआ तो इसलिए, क्योंकि अभी दूसरों का क्लास है 10:30 से, दूसरे क्लास है, नेक्स्ट डे हम फिर कंप्लीट करते हैं इसको। ठीक है, कल फर्स्ट पीरियड मेरा है तो कल इसको कंप्लीट करते हैं। Thank you, ma'am. वेलकम मैम ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा थैंक पीडीएफ। यू मैम। हाँ श्योर श्योर, मैम कल सेंड नहीं थैंक किया यू था। मैम। हाँ हाँ Thank you, अभी ma'am. अभी कर देते हैं। ठीक है, ठीक, ओके मैम, ठीक, थैंक यू मैम।